जीएस पेपर 2 में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, एक परेशानी सबको आती है और वो ये कि मैम जजमेंट्स कैसे ध्यान रखने हैं और जजमेंट्स को कैसे मेंशन करना है। इतना ही नहीं, बाकी के जीएस पेपर्स पेपर 1, 3, 4 में भी कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय काम में आ जाते हैं, लेकिन वो सही समय पर ध्यान भी आने चाहिए। इसके लिए आपको जजमेंट्स की कहानी बहुत ही संक्षेप में पता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे एक लाइन में इनको अलग अलग टॉपिक्स के साथ मेंशन करना है। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी परेशानी पर आधारित रहेगा और हम देखेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये हम देख कहां से रहे हैं? देखिए, प्राइमरीली हम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सरकार की वेबसाइट्स को विजिट करना जरूरी है, सरकारी तरीका भी कुछ होना चाहिए। दैट इज वाई आज का ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट nja.gov.in से लिया गया है। सरकारी दस्तावेज है, सरकार के हिसाब से, मध्य प्रदेश की लॉ कमीशन के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं। सही है, अब स्टार्ट करते हैं हम लैंडमार्क जजमेंट्स को। लेकिन उसके पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर लॉ क्या है, विधि क्या है, कानून क्या है। क्योंकि ये जो कानून है ये बदलता रहता है, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, और इस बदलते हुए कानून पर अपनी व्याख्या देने के लिए, इस कानून को बदलने के लिए, लगातार परिस्थितियों के हिसाब से ढालने के लिए ही हमारे पास ये जजमेंट्स आते हैं। तो जजमेंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि लगातार आपके लिए कानून को परिवर्तित करते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कानून को बनाने में मदद करते हैं। और इसलिए जजेस का हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हम चलते हैं हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स की तरफ। देखिए, भारत आजादी हुआ था और बहुत जल्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी पर भारत के पास कोर्ट में एक विवाद आ गया। कैसे आया? ए.के. गोपालन नाम के एक कम्युनिस्ट ये कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। अब कम्युनिस्ट हैं, समुदायवादी, कम्युनिस्ट प्रॉब्लम उस टाइम पर एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो मद्रास स्टेट इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निषेध में डाल देता है। ये क्या करेंगे? ये कोर्ट में जाएंगे, ये बोलेंगे आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा है, यानी जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में दे रखी है, उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि मुझे निवारक निषेध के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निषेध अधिनियम 1950 के अंदर जेल में डाला गया निवारक निषेध। तो कोर्ट ने पूछा ऐसा कैसे? क्योंकि आर्टिकल 21 में तो साफ साफ यह दिया हुआ है कि आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के हिसाब से छीना जा सकता है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से छीना जा सकता है। और वही तो हुआ, कानून बना और आपके जीवन जीने की या व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई। तो उसमें गलत क्या है? तो ए.के. गोपालन बोलते हैं नहीं नहीं माई बाप, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल जस्टिस यानी कि कुदरती न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। चाहे कानून में आप लिख दो कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दोगे। कुदरती न्याय के भी कुछ मूल्य होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नाम की भी चीज होती है। उसके हिसाब से ये सही नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट दिया और जेल में डाल दिए गए। और वैसे भी अगर आर्टिकल 21 की व्याख्या आर्टिकल 19 और 14 के साथ में की जाए, एक त्रिकोण बना दे, ट्राइंगल बना दे, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता से जोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता से जोड़ दिया जाए, अभिव्यक्ति की, वाक की, एकत्र होने की, संघ बनाने की, तब आप देखिए ऐसे कैसे कोई मुझे जेल में डाल देगा कानून बना के, और सामने वाले को जेल में नहीं डाला तो क्या समानता का हनन नहीं हो रहा है? बताइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय पर एक्टिविस्ट जुडिशरी नहीं थी, यानी कोई सक्रियवाद पर विश्वास नहीं रखती थी। यह संविधान की बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन करते, बहुत ही साहित्यिक व्याख्या करते थे। संविधान ज्यों का त्यों ये बताते थे कि हाँ ये लिखा हुआ है, इस हिसाब से ऐसी चीजें होंगी। तो कोर्ट के जजेस ने बोला पहली बात तो ये कि ये 14, 19 और 21 तुमने अपने मन से जोड़ा है, ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं दिया हुआ।
कि इन सबको जोड़कर देखना है, तो हम तो 21 को अलग से ही देखेंगे। और 21 में कुदरती न्याय के मूल्यों की कोई बात नहीं की गई है। 21 में सिर्फ ये बात की गई है कि कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के हिसाब से आपके जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 22 के तहत जो आपको निवारक निषेध मिला है वो ठीक है। इसके हिसाब से राज्य के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही संकीर्ण व्याख्या करके दिखा दी कि भाई साहब ये है तो तुम्हारा निवारक निषेध कहीं से कहीं तक गैर कानूनी नहीं था। अब आपको पता है लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। हमारे राजनेता जो एक समय गांधीयन मूल्यों से प्रभावित थे वो अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार की चपेट में आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी आ रही है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी नहीं लिया, ना उनको याद है कुछ। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और फिर आप देखते हो आपातकाल लगता है, और आपातकाल भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा कि नहीं रहा बताओ? लोकतंत्र ही बर्बाद हो जाता अगर इंदिरा गांधी को कोई ये ना समझाता कि आपातकाल हटाइए। पूरी दुनिया भर से लेटर्स आए थे इंदिरा गांधी के पास बाय द वे कि आपातकाल हटा दो, हमें भारत में लोकतंत्र चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे आप देखोगे इसी 1970s से सक्रियवाद यानी एक्टिविज्म पर बढ़ती गई। एक केस आता है आपातकाल के बाद जहां मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया जाता है और इन्हें बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। तो ये बोलती हैं कि ये मेरी जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का, क्योंकि बाहर विदेश में कभी भी जाना मेरी मर्जी से वो मेरा अधिकार है। और अगर मैं जीवन अपना गरिमा के साथ जीना चाहती हूं, अगर मैं अपना जीवन अच्छे से जीना चाहती हूं, जीवन जीने का मतलब यहां सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरे भौतिक जीवन पर ध्यान दें, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजिकल लाइफ पर ध्यान दें कि हाँ मैं मौजूद हूं यहां पर और मुझे आपने शारीरिक जीवन जीने के लिए अनुमति दे दी। ऐसा नहीं है। जीवन का मतलब है कुछ व्यापक। जीवन का मतलब है कि मैं अपने हिसाब से अपने निर्णय ले पाऊं, तभी तो मैं कह पाऊंगी ना कि मैं अपनी मर्जी से जीवन जी रही हूं और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित है। अपने हिसाब से मैं चीजें कर पाऊं अपने जीवन की। इस हिसाब से कहा गया कि देखिए बाहर जाना, विदेश जाना कभी भी मेरा इस अधिकार का हिस्सा है और वो छीना गया। और इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 21 में एक और बात कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा आर्टिकल 21 के हिसाब से किसी का भी जीवन जीने का अधिकार विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के हिसाब से छीना जा सकता है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से छीना जा सकता है। मगर क्या ये सही है ऐसे छीनना? है ना? आप अचानक से लॉ बना दो कि जो भी रोड पर रात को 1 बजे बाद दिखाई देगा उसका जीवन छीन लेंगे। अब आप बताओ किसी को हॉस्पिटल जाना हो रोड पर नहीं जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। ये तो कोई भी प्रक्रिया बना सकते हैं विधि के द्वारा तो जीवन छीनने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट की नजर गई कि हाँ हमने जो भी AK गोपालन में बोला था वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी डेफिनेशन को, विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, इसी को व्यापक किया और इस तरीके से ढाला कि ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दे और आर्टिकल 21 की व्याख्या व्यापक हो सके। है ना? क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ठीक है, विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से आप जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन सकते हो, लेकिन ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, ये अपने आप में जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना जरूरी है। सही है? ये प्रक्रिया अपने आप में उचित, न्याय संगत, तर्क संगत होना जरूरी है। अगर प्रक्रिया उचित, न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है, आर्टिकल 21 को हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे और ऐसे कानून को साइड में रख देंगे। सही है? तो यहां से जो AK गोपालन में कहा गया था 14, 19 और 21 का त्रिकोण, जो उस टाइम पर जजेस को सही नहीं लगा था, वो त्रिकोण फिर से स्थापित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मान लिया था कि AK गोपालन में जो हमने निर्णय दिया था वो गलत था, हम उसको ओवररूल करते हैं।
ठीक है। लेकिन जब तक ये जजमेंट आया था तब तक काफी सारी दुरुपयोग संविधान का हो चुका था, आपातकाल लग चुका था, आपातकाल हट भी चुका था फिर। और एक नजर इस काले इतिहास के काले पन्ने पर भी रखनी चाहिए हमें, डार्क पेज ऑफ हिस्ट्री, हमारे संवैधानिक इतिहास का एक काला पन्ना, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों के साथ खड़े होने से मना कर दिया। जजमेंट है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। कहानी है एक व्यक्ति को जेल में डालने की, जैसा आपातकाल के समय बहुत व्यक्तियों के साथ हुआ। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये बहुत हजारों व्यक्तियों की कहानी है। इसलिए अलग अलग हाई कोर्ट्स में हेबस कॉर्पस के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलग अलग मामले गए। जब भी आप किसी को बंदी बना देते हैं, अगर वो गैर कानूनी तरीके से आपने बंदी बनाया है, चाहे सरकार ने या किसी निजी व्यक्ति ने, तो आर्टिकल 32 के संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के हिसाब से आप बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबिस कॉर्पस के लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेबिस कॉर्पस की रिट को जारी करे। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं, 226 में इस हिसाब से हाई कोर्ट को पावर्स हैं। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स में यही बंदी प्रत्यक्षीकरण के केस गए 226 का इस्तेमाल करते हुए। अब हाई कोर्ट्स ने लोगों का साथ देने की कोशिश की कि हां, बंदी प्रत्यक्षीकरण काफी हद तक गलत है, लेकिन फिर यहां से ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में एकत्र होके जाते इस एक केस में। मुद्दा यह था कि जब आपातकाल चल रहा हो, तब जब जेल में आपको डाला जाए, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ और जेल में डाला गया व्यक्ति को, तब क्या आप आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जा सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की रिक्वेस्ट करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक आपातकाल ऑपरेशन में है तब तक ऐसा अधिकार निलंबित रहेगा, तब तक आप नहीं जा सकते जेल में, हाई कोर्ट में। हालांकि एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी दिया था 4:1 में, ये जो 1 वाला अलग से एक जो ओपिनियन था जस्टिस HR खन्ना का, इन्होंने एक अलग बात कही। इन्होंने कहा कि अगर निवारक निषेध बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में की गई प्रक्रिया के ऐसे ही आप किसी को निषेध करते हो, तो ये जो भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्यार करते हैं उनके खिलाफ है, यानी स्वतंत्रता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसे आप अपने एथिक्स के पेपर में बहादुरी, करेज, फॉर्टिट्यूड के उदाहरण की तरह डाल सकते हैं, निडरता के एग्जाम्पल की तरह। एक अकेले जज थे जो कि लोगों के साथ खड़े थे, बाकी चारों के चारों जजेस यहां लोगों के खिलाफ, सरकार के साथ खड़े थे। इसका नुकसान भी हुआ इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया इंदिरा गांधी ने, इनको सुपरसीड कर दिया इंदिरा गांधी ने। जस्टिस HR खन्ना को पता भी था कि मेरे साथ यही होगा। एनीवेज, यहां आप ये देखते हो कि ये एक हमारे इतिहास का काला पन्ना है। यहां पूछा भी गया था जजेस से कि क्या ये आर्टिकल 21 के खिलाफ नहीं है, तो ये बोलते हैं हाँ, ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है, बड़ी फूहड़ता के साथ। लेकिन कुछ यहां पर नहीं किया गया। इसमें DY चंद्रचूड़ के पिता भी थे एक, फिर DY चंद्रचूड़ ने आगे जाकर अपने ही पिता को ओवरराइड किया, ओवररूल किया। कौन से निर्णय में? जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज KS पुट्टास्वामी सारी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आधार का हमारे संसद में आना 2017 में, आधार का एक धन विधेयक की तरह हमारे संसद में आना रहता है। आधार को मनी बिल बोल दिया और मनी बिल बोल के पास करवा दिया। आधार पर डिबेट ये चलना कि आधार से सरकार के पास हमारे फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन सब कुछ पहुंच जाता है, यानी लोगों की निजता का अधिकार तो बचा ही नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए अब आर्टिकल 21 की परिभाषा को थोड़ा व्यापक कीजिए। और इसलिए याचिकाकर्ताओं का यहां यह कहना था
कि आर्टिकल 21 में यानी जीवन जीने में पहले ही मेनका गांधी में आर्टिकल 21 को व्यापक कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि जीवन सिर्फ व्यक्ति का जीवन या व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वो व्यक्ति अच्छे से जीवन जी सके, गरिमा के साथ जीवन जी सके, वो सब इसमें शामिल है। इसी जीवन जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 में मेनका गांधी के बाद बहुत सारे ऐसे अधिकार जोड़ दिए गए, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, श्रमिकों को डिग्निटी का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार जोड़े, छत का अधिकार, शेल्टर का अधिकार। तो प्राकृतिक सी बात है कि यहां जब इतने सारे अधिकार जोड़े तो निजता का अधिकार भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि बिना प्राइवेसी के, बिना निजता के मैं अच्छे से जीवन कैसे बिता सकती हूं बताइए। हर 5 मिनट में अगर मेरे घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और मेरे घर में आने की कोई कोशिश करता है, मेरी निजता को प्रभावित करता है, तो मैं अच्छे से जीवन कैसे जी सकती हूं बताइए? नहीं जी सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये बात सही है, जो भी हमने एडीएम जबलपुर ने कहा था वो सब गलत था, वो सब ओवर रूल करते हैं हम, और निजता के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा बता रहे। ये पहली बार हुआ था कि प्राइवेसी को जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा बताया था। इसके पहले निजता के अधिकार को जीवन जीने का हिस्सा बताने से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स ने मना कर दिया था। जैसे खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, 1960s का एक जजमेंट है, 1962 के आसपास का, जहां एक गुंडे के घर में आधी रात को पुलिस घुस गई थी। इस गुंडे को बार बार पुलिस हर जगह इसकी परछाई बनकर चलती थी, तो वैसे ही परेशान था। फिर आधी रात को एक दिन पुलिस इसके घर में घुस गई। तो गुंडा बोलता है ठीक है मैं गुंडा हूं, लेकिन मेरी निजता का अधिकार है नहीं है? कोर्ट बोलती है नहीं है। लेकिन इसी निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ में स्थापित किया। एक बेटे ने एक पिता के ही जजमेंट को ओवररूल कर दिया। ब्यूटी। इसके बाद डिबेट और चलती जाएगी निजता की, बहुत लंबी डिबेट है, मगर अब देख लेते हैं कि बाकी मौलिक अधिकारों की अमेंडेबिलिटी यानी संशोधनीयता पर क्या जजमेंट आए हैं हमारे पास। फिर राइट टू लाइफ को दोबारा कनेक्ट करेंगे हम, दोबारा आएगा आपके पास ये लौटकर। लेकिन अगर मैं संशोधनीयता को देखूं तो यहां कहानी मैंने बच्चा लोग को बताई है काफी, एक बार दोबारा देखते हैं। कहानी यह है कि मद्रास के राज्य में एक आरक्षण का आदेश, रिजर्वेशन ऑर्डर 1927 आजादी के काफी पहले आ गया था, क्योंकि मद्रास में आरक्षण की काफी जरूरत थी। ज्यादातर तबके मद्रास के दलित समुदाय से थे, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के थे। दैट इज वाई आरक्षण का आदेश आता है यूनिवर्सिटीज में। फिर हमारे पास आपको पता है 26 जनवरी 1950 हमारा पूरा संविधान लागू हो जाता है, और इस संविधान में आर्टिकल 14 के हिसाब से सभी को समानता है कानून के समक्ष, और 15 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई इसका सहारा लेते हुए चंपकम दुराईराजन, मिसेस चंपकम दुराईराजन मद्रास की एक ब्राह्मण महिला जाती है कोर्ट, और चंपकम दुराईराजन बनाम भारत सरकार केस में केस कोर्ट के पास यह असमंजस आता है कि ऐसा आदेश सामाजिक कल्याण के लिए है। तो देखिए, सामाजिक कल्याण ऐसा सुनिश्चित करना हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हिसाब से सही है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यानी हमारे आर्टिकल 46 में जो लिखा हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना, उसके हिसाब से तो ये सही लग रहा है। लेकिन डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, वहीं ये मौलिक अधिकार न्यायोचित है। लेकिन कोर्ट ये भी चाहती थी कि सामाजिक कल्याण के ऐसे कदम पीछे ना हो। तो कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी कि यहां आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो कि मौलिक अधिकार को प्रभावित करे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में साफ साफ दिया हुआ है, ऐसा कोई भी कानून यानी कि ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को छीनती है वो शून्य घोषित हो जाएगी।
तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मद्रास का ये जो आदेश है ये क्योंकि कानून विधि के अंदर आता है तो ये शून्य घोषित हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने एक पीछे का रास्ता भी दिया सरकार को, जिस पीछे के रास्ते से सरकार सामाजिक कल्याण सुनिश्चित कर सकती है बिना मौलिक अधिकारों से टकराव में आए हुए, और वो पीछे का रास्ता था संवैधानिक संशोधन का। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आप संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छीनते हो तो वो आर्टिकल 13 के हिसाब से विधि यानी कानून की परिभाषा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संवैधानिक संशोधन संविधान का संशोधन करने के लिए है, ये कानून से ऊपर की बात होती है। कानून विधि यानी जो सरकार द्वारा न्यायतंत्र द्वारा बनाया गया, और संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान का ही संशोधन करने के लिए संविधान के हिसाब से बाद में कानून बनता है, लेकिन कानून संविधान से नीचे होता है। इसलिए संवैधानिक संशोधन कानून की परिभाषा से बाहर होगा, उससे ऊपर रखा जाएगा, और इसलिए अगर संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार को छीनता है तो वो चलेगा, वो शून्य घोषित नहीं होगा। ये पीछे का रास्ता दिया गया। अब इसी पीछे के रास्ते को सरकार अपनाती है और भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है, जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म करना। अब जमींदारी प्रथा को खत्म करोगे तो लोगों की संपत्ति का अधिकार प्रभावित होगा, लेकिन तब भी वो ठीक है क्योंकि वो पीछे का रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है, बैकडोर एंट्री है। दैट इज वाई यहां भूमि सुधार अच्छे से हो रहे थे, केंद्र में, बिहार में, हर जगह पर। और तब आप देखते हो एक जजमेंट आता है, यहां जमींदारी क्लास बार बार संपत्ति के अधिकार का फायदा उठाकर यहां कोर्ट में चीजें डाल रही थी, इसलिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1952 आ जाता है। और यही जो पहला संवैधानिक संशोधन था सरकार का, इसी को चैलेंज करने के लिए तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट यहां स्पष्टीकरण देती है कि देखो, जो विधि है, कानून है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से, इसका मतलब विधेयी ताकत है, इसका मतलब कार्यकारी ताकत है, लेकिन संविधान का संशोधन इसके अंदर शामिल नहीं होता। आर्टिकल 368 के हिसाब से जो संविधान का संशोधन होता है वो यहां प्रभावित नहीं करता बिल्कुल। यही बात फिर इसके 13 साल बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में भी की गई, 1965। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। बेसिकली प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड जो आपके कॉम्पेंसेशन के इश्यूज थे, कुछ नौकरियों से रिलेटेड इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज यहाँ मौलिक अधिकार से जोड़े जा रहे थे, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रास्ता बना दिया, राइट? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट सरकार का समर्थन कर रही है। अच्छे अच्छे राजनेता जिंदा थे, अभी नेहरू जी जिंदा थे, राइट? सरकार नैतिक मूल्यों पर थोड़ी बहुत चल रही थी। मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे नेहरू जी मर जाते हैं, शास्त्री जी भी चले जाते हैं, ऐसे राजनेता आ जाते हैं जो इंदिरा गांधी के सिर्फ आसपास घूमते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा असर्टिव हो जाती है। सरकार सोच रही है मेरे पास सारी ताकत आ जाए, न्यायतंत्र मेरे अधीन हो जाए, नौकरशाही मेरे अधीन हो जाए, सब मेरे अधीन हो जाए। सरकार का ये टेंडेंसी होती है, सरकार की प्रकृति है, जो सरकार में बैठा होता है उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रहा है, हाई कोर्ट्स भी ये सब देख रही है, जजेस ये सब देख रहे हैं। जजेस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, और इसी में अभी भूमि सुधारों में, मुआवजे के मामले में सरकारें कुछ भी अलग अलग कदम उठाए जा रही हैं कि भूमि सुधार में भूमि अधिग्रहण जब करेंगे, जब सरकार आपसे भूमि लेगी तो मुआवजा भी पर्याप्त नहीं दे रहे। अब यही बातें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उठकर आई कि देखो, आप तो मौलिक अधिकारों को बिल्कुल ही आपने साइड करवा दिया, मौलिक अधिकार हमारे होल्ड ही नहीं हो पा रहे। मौलिक अधिकार कहां से हम लोग अपने आप होल्ड करवाएं, कहां से सुनिश्चित करवाएं? संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार धीरे धीरे सारे छीने जा रहे हैं, और वो भी इस जस्टिफिकेशन के साथ, इस स्पष्टीकरण के साथ कि डीपीएसपी और सामाजिक कल्याण के लिए सब चीजें काम आ रही। तो कोर्ट ने ये कहा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान जजमेंट को ओवर रूल किया और ये कहा कि संवैधानिक संशोधन भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर कानून की परिभाषा के अंदर आता है। ठीक है, यानी संवैधानिक संशोधन जिसको अभी कानून से ऊपर माना जा रहा था, वो कानून के ऊपर नहीं है, कानून के अंदर ही आता है।
इसलिए जैसे कोई सामान्य कानून मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता वरना वो शून्य घोषित हो जाएगा, वैसे ही संवैधानिक संशोधन भी मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं कर सकता। यह आपका जजमेंट था यह गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सरकार को यह चीज बहुत बुरी लगती है कि अब जुडिशरी हमारे विवाद में आ गई, पहले हमारा समर्थन करी थी और इंदिरा गांधी की सरकार है, बहुत ही मजबूत सरकार है। 1971 में आपको पता है इन्होंने बांग्लादेश का युद्ध तक जीता था, तो ये बड़ी मेजॉरिटी में थे। तो उसी टाइम पर उसके ठीक पहले 24वां संवैधानिक संशोधन आता है 1971 का। इसमें सरकार ये कहती है, इसमें सरकार आर्टिकल 13 में नए प्रावधान जोड़ती है और यह कहती है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन, हर संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए किया जाता है। तो यहां यह कहा जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन अगर मौलिक अधिकार को छीनता है तो वो शून्य घोषित नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन कानून या विधि की परिभाषा के बाहर है, उसके ऊपर है। तो जो पहले वाली परिस्थिति थी उसको दोबारा लाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। अब जजेस परेशान कि हम जो भी कहते हैं उसके खिलाफ सरकार संवैधानिक संशोधन लाकर उसी बात को संविधान में डाल देती है अपनी बात मनवाने के लिए और हमारी बात को काटने के लिए। तो अब हम करें क्या? तो मुद्दा था केरला में एक मठ के टेक ओवर का कि क्या सरकार एक धार्मिक मठ की संपत्ति को भी ले सकती है, ऐसे मुद्दे कुछ आए। इस मुद्दे को थोड़ा बड़ा बनाया गया जिसे केशव नंदा भारती बनाम केरला राज्य कहते। 1973 24 अप्रैल 1973 को ये फाइनल जजमेंट आया था। इसके अंदर ये सारी बातें दी गई थी। जजेस परेशान थे कि कैसे इस झगड़े को सुलझाएं बिना सरकार से विरोध किए हुए। तो ये लोग एक न्यायिक नवाचार यानी जुडिशियल इनोवेशन लेकर आते हैं। क्या नवाचार लेकर आते हैं कि ठीक है, आपने जो कहा 24वें संवैधानिक संशोधन में वो सही है, हम मान रहे हैं कि ठीक है आप सही हो। संवैधानिक संशोधन कानून की परिभाषा के बाहर है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से, तो हम मान रहे हैं कि आपने जो बोला वो सही था। लेकिन चाहे संवैधानिक संशोधन हो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमारा जो मूलभूत ढांचा है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सही है। तो केशव नंदा भारती बनाम केरला राज्य में ऐसे झगड़े को सुलझाने की कोशिश की गई, बहुत ही नैरो मेजॉरिटी के साथ, 7-6 मेजॉरिटी के साथ हम इस जजमेंट को ला पाए यहां पर। ठीक है, सही है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि यहां इस जजमेंट में यह भी आया था, एक सवाल यह आ रहा था केशव नंदा भारती में कि आप बोल रहे हो मूलभूत ढांचा संरचना प्रभावित नहीं होगी। संवैधानिक संशोधन कभी भी संवैधानिक सभा का जगह नहीं ले सकता। संविधान को संशोधन कर रहा है तब भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद संविधान सभा की जगह नहीं ले सकती, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह नहीं ले सकता और हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडेंटिटी है उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो पूछा यह गया कि ये जो मूलभूत ढांचा है सरकार, ये जो संविधान का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या आता है चीजें जिस पर हम संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों के अलावा बाकी चीजों में फिर संशोधन कर सकते हैं। अगर कोर्ट यहां पर यह बता देता कि मूलभूत ढांचा में ये सब चीजें आती हैं तो सरकार को फिर यहां पर एक मौका मिल जाता। ठीक, मान लो ये 5 चीजें मूलभूत ढांचा में आती हैं तो बाकी चीजों में फिर सरकार आराम से संशोधन कर देती और संविधान की पहचान ही बदल देती, अपनी ताकत बढ़ा लेती। उस समय सरकार की नीयत यही थी। लेकिन जजेस भी स्मार्ट हैं। जजेस ने बोला कि ये जो मूलभूत ढांचा है इसमें क्या क्या आता है ये हम आपको धीरे धीरे समय के साथ बताते जाएंगे। ये ओपन एंडेड है, ये हम निर्धारित करेंगे आगे जाकर केस बाय केस बेसिस पर, हर एक केस के हिसाब से कि क्या इसमें आता है और क्या इसके बाहर है। और इसी मूलभूत ढांचा सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग, पहला एप्लीकेशन आता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 के जजमेंट में। इंदिरा गांधी
एक जीप से बाहर हाथ निकालते हुए 1974-75 के इलेक्शंस में इलाहाबाद में यहाँ पर अपनी सरकारी गाड़ी से लोगों को संबोधित करी थी। अब सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना चुनाव प्रचार में गलत है। तो राजनारायण ने यहाँ याचिका दी और ये कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने संस्कारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए इनका चुनाव खारिज होना चाहिए। अब ये मैडम उस समय प्रधानमंत्री, इन्हीं के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, राइट। उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा, जो सूचना का अधिकार है, देखिए अभी सूचना के अधिकार से भारत बहुत दूर है। आरटीआई का जो अधिनियम एक्ट है वो 2005 में आना है। अभी उसके 30 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह कह दिया कि सूचना का अधिकार व्यक्ति की आर्टिकल 19 के तहत दी गई वाक व अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टीज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाई, 39वां संवैधानिक संशोधन यानी 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके हिसाब से जो भी संविधान में डिग्निटरीज हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, लोकसभा के अध्यक्ष की, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक सामान्य चुनाव याचिका में एक सामान्य विधायक या सांसद की चुनाव को चैलेंज करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर संविधान के मूलभूत ढांचे को पहली बार प्रयोग किया, पहला एप्लीकेशन किया इसका, और इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल 329A क्लॉज 4 को खारिज कर दिया। क्या यह कहकर कि संसद हमारे मूलभूत ढांचे को बर्बाद कर रहा है, इससे मूलभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे आप असमानता लेकर आ रहे हो, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के स्तर में और बाकी व्यक्तियों के स्तर में। और हमारे यहां पर ऐसी असमानता की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 14 हमारे पास मौजूद है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 14 में, लेकिन वो बहुत ही तर्कसंगत अपवाद हैं, बहुत रीजनेबल एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सामान्य व्यक्ति सबको बराबर माना जाता है। इसका एक मैं उदाहरण देती हूं आपको। 2017 अप्रैल में कैबिनेट ने एक फैसला लिया, ये कि जितने भी आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, आईएएस अधिकारी, जितने भी अधिकारी और मंत्री हैं, इवन राष्ट्रपति भी, इनमें से किसी की भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगेगी, क्योंकि लाल बत्ती एक वीवीवीआईपी कल्चर को दिखाता है, राइट। और ऐसा कल्चर लोकतंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि लोकतंत्र में सब बराबर माने जाते हैं, सबकी प्रतिष्ठा राजनीतिक स्तर पर एक ही है, भले कोई पावर में बैठा हो। उसके बाद से आप देखते हो पूजा खेड़कर मामला, जिसमें उन्होंने लाल बत्ती की रिक्वेस्ट की थी और किस तरीके से वो पूरा मामला फिर सबके सामने आया था। अब तो सबको पता है कि आप विशेष स्तर दर्जा नहीं ले सकते। तो केशव नंदा भारती में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या मुद्दा सुलझेगा? नहीं। मुद्दा क्यों नहीं सुलझेगा? क्योंकि इसके बाद आपातकाल लगेगा। केशव नंदा भारती के बाद, इंदिरा गांधी राजनारायण के जजमेंट के बाद, और आपातकाल के लगते ही सुप्रीम कोर्ट कुछ संवैधानिक संशोधन करने लगती है दोबारा से, और संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, उसमें नए प्रावधान जोड़ दिए, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। ये बेसिकली बताते हैं, ये जो प्रावधान थे ये बता रहे थे कि संसद किसी भी संविधान के हिस्से को संशोधित कर सकती है, और ऐसा कोई भी संशोधन किसी भी न्यायतंत्र में किसी भी सिद्धांत का सहारा लेते हुए चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी डॉक्ट्रिन का सपोर्ट लेते हुए भी चैलेंज नहीं होगा। दैट मीन्स सीधा सीधा
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को काटने के लिए आपातकाल के समय पर संवैधानिक संशोधन आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लघु संविधान इसको कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। दैट इज वाई अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आपातकाल हटते ही एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार केस। ये केस होता है एक मिल का जिसको सरकार टेक ओवर कर लेती है। देखिए इस फेज में 1980 के फेज में काफी सारा सरकार टेक ओवर कर रही है, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर रही है। तो यहां भी एक ऐसा ही होता है, एक मिल का टेक ओवर किया जाता है। तो कोर्ट अब इस केस को थोड़ा बड़ा करती है और इन दोनों प्रावधानों को 4-1 की मेजॉरिटी से खारिज कर देती है। कि ऐसे कोई प्रावधान लागू नहीं होते, कुछ नहीं है ऐसा, ये सारे खारिज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित कर रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अप्लाई करके डॉक्ट्रिन को काटने की संवैधानिक संशोधन से कोशिश हुई, लेकिन इसी डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए, इसका अनुप्रयोग करते हुए इन्हीं प्रावधानों को, इन्हीं संशोधनों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जैसे हमने यहां बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें इंदिरा गांधी निर्णय में डाली थी, वैसे ही अब बेसिक स्ट्रक्चर में हम कुछ चीजें मिनर्वा मिल्स में भी डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि संसद की संवैधानिक संशोधन की ताकत सीमित है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ये कोई बिना सीमा की कोई ताकत नहीं है, ये सीमित ताकत है। और क्योंकि ये सीमित है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन प्रावधानों को खारिज कर सकती है, क्योंकि असीमित ताकत देना संसद को संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करेगा, क्योंकि मूलभूत ढांचे में संसद की संवैधानिक संशोधन की सीमित ताकत शामिल है। आई होप ये आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि बहुत ही सटल पॉइंट है थोड़ा। पूरे जो जजमेंट्स होते हैं सब में ही कहीं ना कहीं सटल पॉइंट्स दिए जाते हैं कुछ कुछ। लेकिन क्या इससे सरकार की ताकत सीमित हुई? सरकार इससे रुकी नहीं। सरकारें अभी भी पहले संवैधानिक संशोधन में जो आर्टिकल 31B जोड़ा गया था, आर्टिकल 31 के कुछ अपवाद जोड़े गए, जिसमें पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा 31A और 31B जोड़े गए थे। 31A में अगर आप किसी कृषि की जमीन को लेते हो, किसी कंपनी के निदेशक मंडल को लेते हो, मतलब सरकार अगर टेक ओवर कर लेती है, तो ऐसे केसेस में संपत्ति के अधिकार को छीना जा सकता है। विधि के द्वारा बनाया हुआ उचित प्राधिकरण अगर ना भी हो, लॉफुल अथॉरिटी अगर ना भी हो, तब भी राइट टू प्रॉपर्टी को ले सकते हैं यहाँ पर। ये 31A है कुछ केसेस में। और 31B में यह कहा गया कि इससे जुड़ी हुई एक शेड्यूल है, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। इस शेड्यूल में जो भी विषय एक बार डाल दिए जाएंगे उनको संपत्ति के अधिकार या अन्य मौलिक अधिकारों को उल्लंघित करने के लिए चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करने के लिए फिर आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं यूज कर सकते कि ये सब्जेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करते हैं तो कोर्ट में ले गए और इन सब्जेक्ट्स को खारिज करवा दिया। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्शन हो जाएंगे एक बार ये 9th शेड्यूल में ला दिए गए। ये शेड्यूल और ये चीजें इसलिए लाई थी ताकि आप राइट टू प्रॉपर्टी का जो रोड़ा है, ऑब्स्टिकल है सरकार के लिए, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार को लाने के लिए, उसको हटा सको और लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार आराम से ला सको। बट प्रॉब्लम क्या है? अब इसी बात का यूज किया जाएगा, इसी शेड्यूल का। ये संविधान का काला बक्सा, ब्लैक बॉक्स बन जाएगा, जिसमें एक बार कोई चीज गई तो वापस नहीं आई। और सन 2007 आते आते यहां इस शेड्यूल में 100 से ज्यादा ऐसे विषय हो चुके थे। मुद्दा गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने कहा, देखिए जब तक मूलभूत ढांचा सिद्धांत नहीं आया था, यानी 24 अप्रैल 1973 केशव नंदा भारती की जजमेंट की डेट नहीं हुई थी, तब तक तो सरकार जो कर रही थी वो ठीक थी, क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन को सरकार ने शंकरी प्रसाद निर्णय में भी सही माना। लेकिन जैसे ही केशव नंदा भारती केस आ गया, उसके बाद आप संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते और इस तरीके से संशोधन करके कुछ प्रमुख मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते। इसलिए
इस डेट के बाद अगर आपने कुछ विषय 9th शेड्यूल में डाले हैं और वो विषय अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 19 जैसे कुछ प्रमुख मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये विषय चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट में और इनको खारिज भी किया जा सकता है, इनको 9वीं अनुसूची से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये था हमारा केस IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य का केस 2007, राइट। ये हमारी डिबेट संवैधानिक संशोधन मूलभूत ढांचा सिद्धांत पे कंप्लीट हुई। मगर हमने जैसा देखा है 1970s से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सक्रिय होती जा रही है, एक्टिविस्ट होती जा रही है। लेकिन ये एक्टिविज्म आया कहां से, कब से इसकी शुरुआत हुई, कब से ये चीजें हुई, इसके लिए देखना जरूरी है हमें एक PIL की प्रथा को कि ये कहां से आई, जनहित याचिका की प्रथा कहां से आई। तो एक मुंबई कामगार सभा बॉम्बे 1976 के निर्णय को देखना जरूरी है। यहां एक बहुत ही कुख्यात न्यायाधीश जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, देखिए अगर किसी ने न्यायतंत्र के हिसाब से लोगों को न्याय देने की कोशिश की और न्यायतंत्र को सक्रिय बनाया, उसमें जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती की सबसे ज्यादा भूमिका रही है भारत में। यही सक्रियतावाद न्यायपालिकाओं में अमेरिका में भी देखा गया इस टाइम पर 1970s, बट भारत में ये प्रमुख तौर से 1970s 80s में देखा गया। दुनिया भर के बाकी हिस्सों में भी इसी समय पर यह सक्रियवाद आया, लेकिन भारत में इन न्यायाधीशों द्वारा आया। मुद्दा यह था कि इसके पहले अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डालेंगे तो उसका कोई लोकस स्टैंडाई होना चाहिए। लोकस स्टैंडाई का क्या अर्थ होता है, यानी कि आपका प्रभावित व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए। मान लो इस व्यक्ति को पुलिस ने जेल में डाल दिया, अब ये व्यक्ति अगर आपका रिश्तेदार है, आपका जानकार है, आपका दोस्त है, तब आप इसके लिए याचिका डाल सकते हो कोर्ट में कि देखो मेरे जानने वाले के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन बहुत बार बहुत से ऐसे वंचित वर्ग होते हैं जिनका कोई जानकार उनके लिए याचिका नहीं डाल सकता, क्योंकि सबके सब बेचारे गरीब हैं, सबके सब वंचित हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति बहुत सालों तक जेल में बंद रहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे व्यक्ति पुलिस की मार से लेकर सरकारी तंत्र की जो छाप है सबको यहां पर झेलते हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जानकारों को याचिका की कोई बात ही पता नहीं होती। लेकिन जस्टिस VR कृष्ण अय्यर इसी केस में इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, न्याय को छीनने के लिए नहीं बनाया गया। वंचित वर्गों को, गरीबों को न्याय देने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं बनाई गई। तो अगर ऐसी प्रक्रियाओं को आप मोड़ते हो वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, तो वो सही है। एक तरीके से जस्टिस ये बोल रहे हैं। इसलिए जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने इस जजमेंट से PIL यानी जनहित याचिका का रास्ता खोल दिया। यानी अगर आप एक व्यक्ति हो, आप समाज में अन्याय होते हुए देख रहे हो किसी भी तरीके का, भले ही वो अन्याय आपके जानकारों के साथ नहीं हो रहा हो, भले ही आपका उस केस में लोकस स्टैंडाई ना हो, लेकिन तब भी आप वहां पर याचिका डाल सकते हो, और जिसे जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाएगा, राइट। इससे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे वंचित वर्गों, सामाजिक कुप्रथाओं सबके लिए खुल गया। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने वाली थी। इन्हीं में एक केस था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 का। एक व्यक्ति था जो जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में, और यह व्यक्ति बेचारा बहुत ही वंचित पृष्ठभूमि से था। इस पर जेल के जो अधिकारी और प्रशासन के लोग थे वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। इसको अकेली काल कोठरी में बंद कर दिया। इस व्यक्ति पर एनल इंजरीज कमिट की गई। इस हद तक चीजें गई। बाद में ये सब मेडिकल में प्रूव हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति पर एनल इंजरीज थी।
और इसको यह कहा गया कि हम तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे जब तक अपने रिश्तेदारों से हमारे लिए पैसा नहीं लाते हो। तो जेल में, तिहाड़ जेल में इसी टाइम पर एक बैठा गुंडा था सुनील बत्रा। इसने ये सब देखा इस व्यक्ति के साथ। सुनील बत्रा को दया आ गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। किसी के पास आप जबरदस्ती उससे पैसा मंगाने के लिए उसको टॉर्चर कर रहे हो जेल में, और वो भी जेल में। जेल में टॉर्चर नहीं होना चाहिए। जेल सरकारी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां कैदियों को सुधारा जाता है, नहीं। तो सुनील बत्रा एक लेटर लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास पहुंचता है, इसलिए इसे एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एपिस्टोलरी यानी कि पत्र से जुड़ा हुआ, पत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। यानी कि अगर कोई पत्र लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को, क्या उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका यानी कि PIL मान सकती है? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था सुनील बत्रा के पास पत्र लिखने का। जेल में बंदे क्या करें, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, जेल के अधिकारियों को पता चल जाएगा तो इनका भी वही हाल होगा जो इनके दोस्त का हो रहा था। तो अब ये केसेस कंपैशन के ग्राउंड्स पर, दया के आधार पर जजेस ने एक्सेप्ट किया। हमारे जजेस की ब्यूटी ये थी उस टाइम पर, हर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और मतलब अन्याय तो ऑब्वियसली जजेस के द्वारा नहीं देखा जाता है कभी। तो इन्होंने यहां एक्सेप्ट किया इस केस को, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को लिखकर जनहित याचिका आप फाइल कर सको इसके रास्ते भी खोल दी, यानी एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के रास्ते भी खोल दी। और आर्टिकल 21 के बारे में इन्होंने एक व्याख्या की और यह कहा कि आप किसी के भी खिलाफ कस्टोडियल टॉर्चर नहीं कर सकते। आप किसी के भी साथ जेल में अत्याचार नहीं कर सकते। आप किसी को भी जेल में अकेले काल कोठरी में बंद नहीं कर सकते। यानी राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आर्टिकल 21 का एक हिस्सा हो गया। अगर कोई कैदी है, ठीक है, आपने कुछ कानूनों के आधार पर उसको कैद में रखा तो उसका आर्टिकल 21 प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस कैदी का भी आर्टिकल 21 पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसके पास भी जीवन है, इसलिए इसको अकेले काल कोठरी में बंद आप नहीं कर सकते। यानी राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट साफ साफ इस्टेब्लिश कर दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में आता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, उसके साथ आप कुछ भी करेंगे। और इसलिए कोर्ट ने काफी सारे निर्देश दिए जेल में परिस्थितियों को सुधारने के लिए। समय आगे बढ़ता गया। 1980s में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ यानी फोर्स्ड लेबर के खिलाफ एक याचिका आती है कोर्ट में। कोर्ट में यह कहा गया कि अभी भी बहुत सारे व्यक्तियों से लोकतंत्र में, भारत में जबरन श्रम करवाया जा रहा है, जो कि साफ साफ आर्टिकल 23 के खिलाफ है। तो फिर जबरन श्रम हो कैसे रहा है? बिना ज्यादा पैसे के, यानी कि अगर किसी श्रम की बाजार की वैल्यू, बाजारी मूल्य उसका 400 रुपए प्रतिदिन है, तो ऐसे श्रमिक को आप 50 रुपए प्रतिदिन दो, उसको एक्सप्लॉइट करो। यह भी जबरन श्रम है। वो आपसे बार्गेन नहीं कर सकता, मोल भाव नहीं कर सकता, तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। यही एक मॉल में जाकर एक 400 रुपए की चीज में मोल भाव करने की कोशिश करो, मॉल वाले सीधा बोल देंगे लेना है लो, नहीं तो दफा हो जाओ। लेकिन गरीब व्यक्ति से मोल भाव करने की कोशिश की जाती है ज्यादा, और उससे जबरन श्रम भी करवाया जाता है बहुत से केसेस में। तो ऐसा ही एक मामला बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 में आया। इसमें यह कहा गया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोर्ट की तरफ नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो गरीब हैं, वंचित हैं, आर्टिकल 32 और 226 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ऐसे व्यक्ति PIL का रास्ता अपना सकते हैं, जैसे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने 1978 में स्थापित कर दिया था। PIL का रास्ता सबके लिए खुला है। देखिए 1976 मुंबई कामगार सभा जजमेंट, PIL यहीं पर आ गई।
और इसके साथ साथ यहां बंधुआ मुक्ति मोर्चा में जबरन श्रम का निषेध आर्टिकल 21 का एक हिस्सा बताया गया। यानी अगर आप सही तरीके से जीवन जीना चाहते हैं तो आपके साथ जबरन श्रम नहीं होना चाहिए। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 नाउ। इसलिए ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क है। अब यही डिबेट बढ़ती जाती है और डिबेट आती है इच्छा मृत्यु की। देखिए धीरे धीरे अब हम जीवन जीने के अधिकार में डिग्निटी यानी इज्जत के साथ जीवन जीने को जोड़ते जा रहे, कंसिडर करते जा रहे, धीरे धीरे हम उसके करीब आते जा रहे हैं। बात यहां पर यह है कि अगर मुझे इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार है, यानी इफ आई हैव द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मेरे पास राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी अगर शामिल है, तो यह भी राइट होना चाहिए कि जब मैं इज्जत के साथ जीवन ना जी सकूं, जब मैं डिग्निटी के साथ जीवन ना जी रही हूं, जब मैं अच्छा जीवन नहीं जी सकती हूँ किसी भी रास्ते से, जब मैं एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकती हूँ सामान्य व्यक्तियों की तरह, जब मेरे पास डिग्निटी है ही नहीं जीवन में, तो मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं, यानी कि अपनी मर्जी से मर सकूं, यानी कि इच्छा मृत्यु अपनी कर सकूं। ऐसा ही एक केस एक पीड़ित महिला का था, पी रथिनाम केस 1990s में, जहां सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को दर्शाया गया कि क्या मैं अपने इच्छा के हिसाब से मर सकती हूं, क्योंकि मैं वैसे भी डिग्निटी के साथ नहीं जी सकती, अब मेरे साथ इतना कुछ हो गया, समाज में मैं वैसे भी इज्जत के साथ नहीं जी पा रही, और बिना इज्जत के तो जीवन ही नहीं है, बिना डिग्निटी के लाइफ ही नहीं है। कोर्ट जजेस खुद ये मानते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिग्निटी शब्द को लाइफ के साथ प्रमुख तौर से जोड़ा, इज्जत शब्द को जीवन के साथ हमने जोड़ा, और यह कहा गया कि हां सही बात है, आपको अगर जीवन जीना है तो आपको इज्जत के साथ जीवन जीना है, और अगर इज्जत नहीं है तो आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। यानी वहां इन दैट केस राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है और आपके खुद के द्वारा आपकी लाइफ छीनी जा सकती है। ऐसे देखिए, ऐसे हमारे आईपीसी भारतीय दंड संहिता में सुसाइड के खिलाफ एक प्रावधान था कि अगर अपनी खुद की जान लेने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सजा दे देंगे। क्यों? क्योंकि जीवन तुम्हें तुम्हारा तुमने खुद ने नहीं दिया है, जीवन तुम्हें नेचर से, प्रकृति से, अगर भगवान है तो उनसे मिला है, ठीक, तुमसे खुद से नहीं मिल गया है कि तुम अपनी मर्जी से अपना जीवन ले लो। मगर इस केस में हमने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को नेगेट कर दिया कि नहीं, जीवन छीन सकते। इसके बाद एक और केस आता है, जियान कौर केस, ज्ञान कौर केस कहते हैं इसे। यह भी 1990s का केस था। पी रथिनाम 1993 के पास आया, ज्ञान कौर केस 1996 के आसपास आया। ज्ञान कौर केस में एक बहू की जलकर मृत्यु हो जाती है। ऐसी बहुत सारी मृत्यु हुई है पहले पास्ट में, बहुत सारी ऐसी मृत्यु हुई है। रीजन ज्यादातर में दहेज प्रताड़ना होता है, लेकिन इन केसेस को दिखाया ऐसे जाता है कि ये जो डॉटर इन लॉज थे, इन्होंने खुद अपने आप को आग जलाकर अपनी जान ले ली। तो यहां साबित हो जाता है कि जो सास थी और जो ससुर थे, उन्होंने मिलकर अपनी बहू को जलाया। लेकिन जो मदर इन लॉ है ज्ञान कौर, वो कोर्ट में याचिका देती है कि मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ खुद ही ये चाहती थी कि उसकी मृत्यु हो जलकर, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो डिग्निटी के साथ जीवन नहीं जी पा रही, इज्जत के साथ जीवन नहीं जी पा रही। और आपने खुद बोला कि अगर आप इज्जत के साथ जीवन नहीं जी पा रहे हो तो आप इच्छा मृत्यु की तरफ जा सकते हो। और मैंने तो मेरी डॉटर इन लॉ की विश पूरी की थी, उसने खुद ही अपने आप को आग लगाई थी आखिरी टाइम में, हम तो बस सपोर्ट कर रहे थे। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इच्छा मृत्यु का कॉन्टेक्स्ट, इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो किसी को दे देते तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा, भारत में मिसयूज हो जाएगा। जितने भी दहेज प्रताड़ना की वजह से औरतें मर रही है, सबके परिवार हाथ खड़े कर देंगे कि अपनी मर्जी से मरी है, ये तो हमने नहीं पता, ये तो इच्छा मृत्यु है, राइट।
जितने भी बच्चे हैं जिनको अपने माता पिता की केयर नहीं करनी, वो अपने माता पिता से पेपर साइन करवा देंगे इच्छा मृत्यु के, माता पिता क्या पता कर भी दे जानते बूझते हुए, राइट। सो इसलिए कोर्ट ने अपनी बात को यहां पर पलट दिया ज्ञानकोर केस में कि ऐसा कुछ नहीं है, इच्छा मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। हाँ, जीवन जीने के अधिकार के साथ, इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब मृत्यु का अधिकार आपके पास नहीं है, अपनी मृत्यु आप खुद नहीं चुन सकते। मगर फिर एक दयनीय केस आता है अरुणा शानबाग का 2012 के आसपास। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अपने पांवों पर खड़ी, लेकिन लोगों से कहां टॉलरेट होता है ये। एक व्यक्ति आकर इस नर्स का रेप करने की कोशिश करता है और रेप करने के टाइम पर ये महिला रेजिस्ट करती है, तो इसकी कॉलर, इसकी जो गर्दन है उस पर उसने वो डॉग की जो कॉलर वाली लीश होती है उसको ऐसे इससे इस नर्स की जान लेने की कोशिश करती है, जिससे ये नर्स हमेशा के लिए कोमा में चली जाती, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती। अब इनकी एक दोस्त होती है, क्योंकि घर वाले हाथ खड़े कर देते हैं, सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, हॉस्पिटल वाले अरुणा शानबाग को हॉस्पिटल में रखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले अरुणा शानबाग से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उनकी जान नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ये नर्स थी वहीं पर, और सेकेंडली आप किसी की जान नहीं ले सकते, उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दोगे उनकी मर्जी या परिजनों की मर्जी के बिना, तो वो मर जाएंगे। तो हॉस्पिटल वालों ने कंपैशनेट ग्राउंड्स पर भी यहां अरुणा शानबाग को इतने साल तक भी जिंदा रख रखा था लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। अब एक याचिका आती है और वो याचिका कहती है कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ये वैसे भी इतने सालों से एक वेजिटेबल की तरह पड़ी है, इनका जीवन, इन्हें खुद अंदर से लगता होगा कि मुझे कोई मौत दे दे, क्योंकि इनका जीवन इज्जत के साथ नहीं निकल पा रहा है, डिग्निटी इनके जीवन में नहीं बची है, इनको खुद अपने जीवन में डिग्निटी नहीं लग रही होगी, इनके सारे काम कोई और कर रहा है, इसलिए इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो तब बात आती है भारत में पैसिव यूथेनेशिया की, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में आप सामने वाले को मार नहीं रहे हो, आप सामने वाले को ऐसा नहीं है जहर दे रहे हो या उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, बस उसके आसपास जो मशीनें लगी हैं उनको आप हटा दे रहे हो, जिन मशीनों ने सामने वाले को जबरदस्ती जिंदा रख रखा है वो आप हटा दे रहे हो, तो हो गई पैसिव यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुत ही पेचीदा केस को देखते हुए यह कहा कि हां, व्यक्तियों के पास इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार है, इसीलिए भारत में मृत्यु, इच्छा मृत्यु, वो भी निष्क्रिय यानी पैसिव इच्छा मृत्यु अलाउड है। पैसिव यूथेनेशिया भारत में अलाउ किया जाता है, ये जीवन जीने के अधिकार का ही हिस्सा है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है, राइट टू पैसिव यूथेनेशिया। और इसके लिए सरकार ने निर्देश भी दिए कि कब कौन कौन से केसेस में लाइफ सपोर्ट को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। आपके परिवार वाले, आपका स्पाउस, आपके रिश्तेदार इसमें कोई निर्णय ले सकते हैं। सही है, लेकिन ये मुद्दा थमा नहीं, क्योंकि चलो आपके परिजन आपके लिए निर्णय ले रहे हैं जब आप इस परिस्थिति में हो, लेकिन बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि आज से 2 या 3 साल बाद उनकी ये परिस्थिति होने वाली है। इनको कैसे पता होता है? क्या ये फ्यूचर देखते हैं? नहीं, इनकी बीमारी ऐसी होती है, जैसे अगर आपको पार्किंसंस डिजीज है तो आपको पता है कि एक टाइम पर आपके हाथ पैर, आपके मोटर डिजीज, आपके मोटर न्यूरॉन सब कुछ काम करना बंद कर देंगे। और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपको पता है कि एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और आप इज्जत के साथ जीवन नहीं जी पाओगे। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आपको पता है आपकी मसल वेस्टिंग होगी और धीरे धीरे आप उठने के लायक भी नहीं बचोगे, खाना भी कोई और आपको खिलाएगा, तो क्या ऐसे केस में जहां आपको पता है आपकी बीमारी ऐसी है, क्या आप पहले से अग्रिम निर्देश यानी एडवांस्ड डायरेक्टिव दे सकते हो? पहले से डायरेक्टिव्स दे दिए एडवांस में कि जब मेरी ऐसी सिचुएशन आए तो कौन सी वो स्टेज होगी जहां पर
मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो, मेरी मशीनें हटा दो जो मेरे ऊपर लगा रखी है, ताकि मैं शांति से जाऊं। ये आया था कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार निर्णय में। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसे एडवांस डायरेक्टिव्स, अग्रिम निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन इनके कुछ नियम हैं इनको मानने के। ये व्यक्ति को पहले से देने होंगे, लेकिन इनको मानने के लिए जब ऐसी स्टेज आएगी उस व्यक्ति की, तो इनको मानने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा अस्पताल के द्वारा। उसके बाद एक दूसरा मेडिकल बोर्ड भी बैठेगा पहले मेडिकल बोर्ड के निर्णय की समीक्षा करने के लिए, और इन बोर्ड्स में यह स्थापित होगा कि क्या किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को दोबारा ठीक कर सके, इसकी कोई आशंका बची है। लेकिन अगर एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसी कोई आशंका नहीं बची है कि यह व्यक्ति कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, ऐसे केस में आप यहां मेडिकल बोर्ड इस इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे देंगे कि ठीक है, जैसा मेडिकल डायरेक्टिव एडवांस डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि ऐसे केस आए तो मेरी इच्छा मृत्यु दे दो मुझे, उसके लिए ये अनाउंस कर देंगे, उसके लिए मेडिकल बोर्ड परमिट कर देगा। इन मेडिकल बोर्ड के निर्णय पर जो उस जिले का मजिस्ट्रेट है वो भी मंजूरी देगा जहां पर वो हॉस्पिटल बेस्ड है, और उसके बाद यहां पर इच्छा मृत्यु दी जाएगी। यानी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए ताकि ऐसा ना हो कि जैसे ही बूढ़े माँ बाप अस्पताल में पहुंचे उनसे आप ये साइन करवा लो उसके पहले एडवांस डायरेक्टिव्स कि मेरी हालत जैसे ही थोड़ी सी बिगड़े तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, फिर बच्चा वो हॉस्पिटल में दिखा दे कि मेरा खर्चा बच जाएगा और हॉस्पिटल का पैसा बच जाएगा, केयर नहीं करनी पड़ेगी बूढ़े माँ बाप की जिन्होंने आपकी केयर की पूरी जिंदगी भर, और उसके बाद फिर इन डायरेक्टिव्स के आधार पर आप लोगों को इच्छा मृत्यु दे दो। ऐसी चीज को बचाने के लिए, दुरुपयोग को बचाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस यहां इस जजमेंट में, इस निर्देश में ही दिए गए थे। बाद में कुछ और भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों को सुधारा ताकि यहां जो चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड किए उनको थोड़ा सा आसान कर सके। राइट? इसके साथ साथ एक और मुद्दा चल रहा था जब ये सब इच्छा मृत्यु का मामला चल रहा था, और वो है तीसरे लिंग का, यानी थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर का इश्यूज चल रहा था। यहां क्या होता है, ट्रांसजेंडर के इश्यूज में भारत में आईपीसी में ऐसे सेक्शंस थे जो ये कह रहे थे कि अगर आप किसी के भी साथ अप्राकृतिक यौन क्रिया करते हो, यानी अननेचुरल सेक्स करते हो, तो आपको दंड दिया जाएगा। और इसमें जो ट्रांसजेंडर रिलेशंस हैं वो भी आते थे। विक्टोरियन प्रथाओं के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे तो विक्टोरियन एरा की प्रथाएं चलती थी, उनके हिसाब से एक महिला और एक पुरुष के अलावा जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो, यानी कि यहां पर सेम जेंडर के जो ऐसे रिलेशंस हैं वो क्या है, दंडनीय है, अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। तो इन प्रावधानों की वजह से जहां पर भी ट्रांसजेंडर कभी पुलिस को दिखाई दी तो ट्रांसजेंडर्स पुलिस से भागते हैं, ट्रांसजेंडर्स को अपना खुद का कोई राइट नहीं मिल पाता। हालांकि विक्टोरियन एरा के नॉर्म से धीरे धीरे बाकी सारे समाज बाहर निकल गए। आज आप यूरोप में देखो ट्रांसजेंडर रिलेशंस अलाउड है, अमेरिका में देखो ट्रांसजेंडर रिलेशंस अलाउड है, आराम से लोग शादी भी कर रहे हैं, एक आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, ऑल ऑफ दिस इज अलाउड। लेकिन हमारे यहां पर वो नॉर्म्स अभी तक कंटिन्यूड थे। दैट इज वाई हुआ क्या, कुछ जजमेंट्स आने लगे। एक सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का जजमेंट आता है इस 2014 के जजमेंट के पहले, नालसा के पहले एक सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का जजमेंट आता है। नाज फाउंडेशन के केस में हाई कोर्ट ने यह बोल दिया था कि सेक्शन 377 जो कि ऐसी चीजों को, आईपीसी का वो सेक्शन जो कि होमोजीनियस, आपके जो होमो जेंडर रिलेशंस हैं, सेम सेक्स रिलेशंस हैं, इनको क्रिमिनलाइज करता है, इसको हटाओ ऐसे सेक्शन को, और सेम सेक्स रिलेशंस को इलीगैलिटी से बाहर ले आओ। ठीक, अभी तक ये इलीगल थे, लेकिन ऐसे प्रावधान जो सेम सेक्स रिलेशंस को इलीगल बता रहे हैं उनको हटाओ और इनको लीगल बनाओ, यानी सेक्शन 377 के इफेक्ट को हटाओ। लेकिन फिर नाज फाउंडेशन के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि नाज फाउंडेशन का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको चैलेंज करने के लिए सुरेश कौशल जजमेंट आता है।
सुरेश कौशल बनाम नास फाउंडेशन, और इसमें इस बात को दोबारा ओवरटर्न कर दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी कैसी बातें कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो माइनॉरिटी में है हमारी सोसाइटी में। भारत में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, और क्योंकि ट्रांसजेंडर्स माइनॉरिटी में है, इसलिए आर्टिकल 21 को इतना आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहो कि सेम सेक्स रिलेशंस को रखना भी मेरी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का ही राइट है, और इसलिए सेम सेक्स रिलेशंस को इलीगैलिटी से बाहर लाया जाए। और इस ग्राउंड पर सुरेश कुमार जज कौशल ने आर्टिकल 377 के प्रभाव को दोबारा सुनिश्चित कर दिया, इसके इफेक्ट को दोबारा अपहोल्ड कर दिया। ठीक है, चल रहा है सब कुछ मामला। बट इसके बाद क्या, इसके बाद फिर नालसा जजमेंट आता है। हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि विधिक सेवाएं देता है वंचित वर्गों को मुफ्त में, इसने ही यहां पर याचिका डाली और ये कहा कि हमारी जो लैंगिक पहचान है वो हमारे जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वायत्तता हमारे जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। दैट इज वाई एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना लिंग खुद निर्धारित कर सके। यानी सेम सेक्स रिलेशन को तो अलाउ करने की बात नहीं की गई है, लेकिन एटलीस्ट ये कहा गया कि आप सरकारी फॉर्म्स में मेल फीमेल के अलावा एक और क्लासिफिकेशन बनाओ कि हाँ ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। आप जब पब्लिक टॉयलेट बनाते हो तो मेल फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए अलग से टॉयलेट्स बनाओ। हॉस्पिटल्स में थर्ड जेंडर को मार्जिनलाइज ना किया जा सके, इनको अलग ना किया जा सके, इनको ट्रीटमेंट मिले, इनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि ये भी इंसान है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे ही कोई ट्रांसजेंडर बॉर्न होता है सोसाइटी में, तो उसके पेरेंट्स इस ट्रांसजेंडर बच्चे को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे देते हैं, जो शहर से बाहर जनरली किसी एक घर में रह रहे होते हैं। और फिर ये ट्रांसजेंडर्स बिना माता पिता की छत्रछाया के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ही बढ़कर फिर मांगने का ही काम करते हैं सड़कों पे, या फिर गाने बजाने का ज्यादा काम कर दिया। इनको शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती बचपन से। तो डेफिनेटली यहां पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो बाइनरी जेंडर की आइडेंटिटीज हैं, है ना, कि बस दो ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल, इससे बाहर निकला जाए और तीसरे लिंग को भी पहचान दी जाए, थर्ड जेंडर की आइडेंटिटी। इसलिए नालसा बनाम भारत सरकार निर्णय में इस्टेब्लिश हो गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों को ये निर्देश दे दिए कि आप इस तीसरे जेंडर के लिए विशेष वर्ग से सामाजिक और शैक्षणिक कदम उठाओगे, इनके लिए आरक्षण लाओगे सारे शैक्षणिक संस्थानों में और सारी नियुक्तियों में। और इसी जजमेंट के आधार पर ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए एक अलग से एक्ट अधिनियम भी आया है ना, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। केंद्र सरकार का एक एक्ट आया है जिसने बताया ट्रांसजेंडर्स को भी आरक्षण का अलग से कोटा मिलेगा और अलग से इनके लिए राइट्स मिलेंगे। इनको, इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अधिनियम के हिसाब से। इनको अगर ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनको इनके ट्रीटमेंट से वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई। सही है। उसके बाद आप पुट्टास्वामी जजमेंट तो जानते ही हो। देखिए, केएस पुट्टास्वामी में निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में स्थापित हो गया। जिस दिन ये जजमेंट आया था ना, उस दिन की मैं आपको बात बता रही हूं, उस दिन मीडिया में ये आ रहा था कि क्या ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिलेटेड जो आर्टिकल 377 है, आईपीसी का जो सेक्शन 377 है, और जैसा ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो सेम सेक्स रिलेशंस हैं, इनको जैसे भारत में इलीगल कहा जाता है ना, क्या अब उस प्रावधान को भी हटाया जाएगा? क्योंकि अगर मेरे पास, आप खुद सोचिए, मेरे पास निजता का अधिकार है, यानी कि मैं अपने कमरे में जो भी कर रही हूं वो मेरा खुद का अधिकार है। यानी कि एक व्यक्ति, एक मेल दूसरी फीमेल के साथ एक कमरे में रिश्ता बनाए या फिर दूसरे मेल के साथ बनाए, ये उसके निजता का अधिकार होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कमरे के चार दीवारी के अंदर ये सब किया जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक में ऐसी कोई हरकत कर रहे हो। सो दैट्स वाई सेम सेक्स रिलेशन को अब लीगल माना जाए, इसकी डिबेट जिस दिन पुट्टास्वामी जजमेंट आया तब से होने लग गई थी। क्योंकि जैसे ही आप निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 का हिस्सा मानते हो, वहीं फिर सेम सेक्स रिलेशन को भी आपको अलाउ करना होगा। इसलिए उसके बाद एक याचिका दी जाती है। 2017 में प्राइवेसी का जजमेंट आता है और नवतेज सिंह जौहर 2018 में एक याचिका आती है। इसमें यह कहा जाता है कि ये जो सेक्शन 377 है, जो कि सेम सेक्स रिलेशंस को
इलीगल मानता है, लॉ के खिलाफ मानता है, नेचर के खिलाफ मानता है, इसके प्रभाव को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बाहर किया जाए। एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर, सारे सेक्शंस ऐसे। यहां जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच पर बैठे थे और बहुत सारे यहां पर डिस्कशंस हुए महीनों तक। ऐसे भी डिस्कशंस हुए कि अगर 2 ट्रांसजेंडर्स हैं या 2 गेज हैं, मुंबई के बीच पर आराम से घूम रहे हैं, तो क्या इनको आप प्रतिबंधित कर सकते हो पुलिस के द्वारा? क्या ये आसपास के लोगों के लिए या जन व्यवस्था के लिए कोई खतरा है अगर ये आपस में घूम रहे हैं हाथ में हाथ डालकर? और फाइनली सेक्शन 377 के प्रभाव को हटा दिया गया। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा सेक्शन 377 ही इलीगल हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 377 का वो हिस्सा जो समलैंगिक रिश्तों को कानून के खिलाफ मानता है, समलैंगिक रिश्तों को दंड के लायक मानता है, वो प्रभाव से हट चुका है। बाकी चीजें जो सेक्शन 377 में लिखी हैं, जैसे किसी के साथ सोडोमी कंडक्ट करना, जबरदस्ती, किसी के साथ जबरदस्ती कोई अप्राकृतिक सेक्स करना, वो सब अभी भी दंड के लायक है सेक्शन 377। लेकिन समलैंगिक रिश्तों का प्रावधान, अपनी मर्जी से बनाए समलैंगिक रिश्तों का प्रावधान, यहां अब कानून के खिलाफ नहीं है, इसके लिए दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे आप रिश्ते बना रहे हो तो आपकी निजता का अधिकार है, और आपकी निजता का अधिकार आपके जीवन जीने का अधिकार है, राइट। और इसी जीवन जीने के अधिकार में जो अल्पसंख्यक समुदाय से महिलाएं हैं, उनके जीवन जीने के अधिकार का भी मामला आता है। और इस सेक्शन में हम देखेंगे कैसे राजनीति बहुत सारी चीजों पर प्रभाव डालती है। एक याचिकाकर्ता थी शाह बानो बेगम, जिनको वृद्ध अवस्था में उनके शौहर के द्वारा तलाक दे दिया जाता है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि भारत में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, तो मुस्लिम कम्युनिटीज के लॉ 1937 के शरीयत एक्ट यानी शरीयत अधिनियम के द्वारा देखे जाते हैं। और इस एक्ट के हिसाब से एक मुस्लिम महिला को आजीवन भर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं है। बाकी जितने भी समुदाय हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े, उन महिलाओं के लिए विवाह में तलाक के बाद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से आजीवन भर मेंटेनेंस का यानी एलमनी का प्रावधान है। लेकिन शाह बानो बेगम के लिए ऐसा नहीं था। अब शाह बानो बेगम वृद्ध थी, कुछ कर नहीं सकती थी, जीवन भर निर्भर थी अपने पति पर, और इन्होंने सेवा की और आखिर में इनको तलाक मिल गया। तो इसलिए ये गई कोर्ट में ये कहते हुए कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज को अच्छा नहीं लग रहा था। शाह बानो बेगम के घर के बाहर आकर बहुत सारी पत्थरबाजी हुई है ना, भोपाल से रिलेटेड ये केस है, तो बहुत सारी चीजें, पूरे इंडिया में इसका विवाद फैला, कंट्रोवर्सी हुई। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जैसे एक हिंदू महिला को मेंटेनेंस का प्रावधान है, वैसे ही एक मुस्लिम महिला को के ऊपर भी सेक्शन 125 और सीआरपीसी लागू होगा। और इस सेक्शन का प्रभाव शरीयत अधिनियम के तुलना में ऊपर माना जाएगा। यानी अगर कोई महिला सेक्शन 125 का इस्तेमाल करते हुए मेंटेनेंस मांग रही है तो उसको आपको मेंटेनेंस जीवन भर देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तलाक के बाद उसकी बस हक महर की छोटी मोटी अमाउंट दे दी, 3 महीने तक उसको कुछ छोटा सा अमाउंट दे दिया और हो गया, बाद में छोड़ दिया। ऐसे नहीं कर सकते आप। लेकिन सोसाइटी में इस वजह से बहुत ज्यादा अभी विवाद चल रहा था। थी राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी को लग रहा था कि यहाँ ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा सब कुछ, है ना। और राजीव गांधी सरकार को ये भी डर था कि अभी अभी तो चुनाव जीते, अभी अभी तो सरकार आई है, फिर मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर नाराज हो जाएगी तो फिर अगले चुनाव में कौन वोट देगा। दैट्स वाई राजीव गांधी गवर्नमेंट एक एक्ट पार्लियामेंट में लाती है मुस्लिम विमेन की प्रोटेक्शन के लिए। एक्चुअल में यहां इस एक्ट में मुस्लिम विमेन की प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यहां सुप्रीम कोर्ट की बात को काटने के लिए एक्ट लाया गया। यहां जो लिखा है कि सेक्शन 125 का प्रभाव शरीयत अधिनियम के ऊपर होगा, इस बात को काटने के लिए एक्ट लाया गया, यह कहकर कि इस सेक्शन का प्रभाव कम होगा, शरीयत एक्ट में दिए हुए जो प्रावधान हैं वो लागू होंगे। यानी एक मुस्लिम महिला को जीवन भर के लिए मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा, सिर्फ 3 महीने तक के लिए मेंटेनेंस मिलेगा। हाँ, 3 महीने तक जो रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस मिल रहा है वो इस महिला के जीवन भर के लिए काफी हो, इतना एक साथ मेंटेनेंस मिल जाए
ये एक्ट में लिखा गया, लेकिन वो एक्चुअल में एप्लीकेशन में क्या होगा फिर वो तो बात अलग है। लेकिन जीवन भर मेंटेनेंस पति के द्वारा नहीं दिया जाएगा अगर मुस्लिम कम्युनिटी है। पहली बात तो ये। और दूसरा, इस एक्ट में एक और खराब बात थी, मतलब एक और ऐसी बात थी जो कि आज की वैल्यूज के हिसाब से आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा। क्या? एक यहां पर ये बात कही गई थी कि अगर वो महिला अपनी खुद की संपत्ति का प्रबंधन खुद नहीं कर सकती, अपनी खुद की वेल्थ को खुद मैनेज नहीं कर सकती, तो उस महिला के रिश्तेदार उसकी तरफ से उसकी संपत्ति को ले लेंगे, यानी कि उसके रिलेटिव्स उसकी प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट के लिए टेक ओवर कर सकते हैं। यानी ये जो पैसा मिल रहा है एक साथ इतना सारा, वो भी बहुत से केसेस में उस वुमेन की फैमिली के पास चले जाएंगे रादर देन उसके खुद के पास। अब आप बताओ। बट फाइनली ये सारे मुद्दे शायरा बनाम भारत सरकार जजमेंट में दोबारा आते हैं। यहां ट्रिपल तलाक का केस था प्राइमरली। केस ये था कि शायरा बानो को, शी वॉज अ PhD, बहुत ही एजुकेटेड महिला, सेल्फ डिपेंडेंट महिला, इनको इनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे दिया। अब भारत में ये प्रावधान है, देखिए UCC तो है नहीं, तो क्या प्रावधान था कि एक पुरुष महिला को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देगा। अब ये प्रैक्टिस इस्लामिक कंट्रीज में भी बहुत जगह बैन हो गई है, राइट? बट इंडिया में आज भी चल रही है, क्योंकि हमने अभी तक माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लॉज को नहीं इतना इंटरफेयर किया था ज्यादा। बट इसकी वजह से माइनॉरिटी विमेन का नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो शायरा बानो केस 2017 में ये पूरा मामला कोर्ट में गया और फिर 3-2 मेजॉरिटी के साथ कोर्ट ने ये रूल किया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करते हो, किसी को पोस्ट से, इंस्टाग्राम के मैसेज से, व्हाट्सएप के मैसेज से, सामने 3 तलाक बोलकर, कैसे भी करके अगर आप सामने वाली को तलाक दे रहे हो अपनी वाइफ को, सो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो सही नहीं होगा और इसलिए उसे सही तलाक माना भी नहीं जाएगा। फिर इस जजमेंट के बाद सरकार ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए एक एक्ट लाई है। अगर आप ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करते हो तो आपको जेल में यहां पर सजा का प्रावधान है। इस टाइम पर दोबारा ये मेंटेनेंस वगैरह की बात आई थी सारी शाह बानो जजमेंट की, और ये भी बात आई थी कि क्या समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में ले आना चाहिए। तब से ये डिस्कशंस में है समान नागरिक संहिता। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट का लास्ट ईयर UCC का प्रावधान भी आया है। देखिए जितने भी ऐसे मामले हैं मैरिज के, पर्सनल सारे लॉज के, निजी नियमों के, विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, जितने भी ऐसी चीजें हैं, संपत्ति ट्रांसफर होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये सारी चीजें भारत की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आती है तो इसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकते हैं, और क्योंकि राज्य यानी कि स्टेट कानून बना सकते हैं, सो दैट इज वाई स्टेट अपनी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने अपने ला सकते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट, वैसे भी बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर, इससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद बोल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, दैट्स व्हाई उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर भी आई है टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। ऑल्दो उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट के UCC में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे जो कि न्यूज़ में आए थे, जैसे लिव इन रिलेशंस को रेगुलेट करना, रजिस्टर करना, ये सब ज़रूरी है। इनके बारे में अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि वो लिव इन में रह रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। अगला आप देखते हो यहाँ पर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान यानी विशाखा गाइडलाइंस का केस। भवरी देवी एक सोशल वर्कर NGO में काम करती थी। इन्होंने एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की राजस्थान में कोशिश की, लेकिन इनके साथ खुद ही क्राइम हो गया। और इनका कहना था कि वो NGO में काम करती थी इसलिए उनके साथ ऐसा क्राइम हुआ, यानी कि उनकी वर्क प्लेस पर यह क्राइम किया गया। यानी एक महिला जब काम कर रही हो तो उसके साथ ऐसी चीज़ें ना की जाए, यानी काम करने की जगह पर उसके साथ यौन प्रताड़ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो किसी भी तरीके का। उसके लिए गाइडलाइंस फिर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1990s में लाई गई, 1997। और इस विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक्ट आया 2013 में, जिसने विशाखा गाइडलाइंस को इंटीग्रेट कर कंपनीज को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने के गाइडलाइंस दिए
और अगर आपकी कंपनी छोटी है काफ़ी, 10 लोगों से कम लोग हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स कमेटी में उस जिले में जहाँ भी आप हो वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अगर आपकी कंपनी बड़ी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप, तब भी आपकी कंपनी ने अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाई है तो आप सीधा सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए शी बॉक्स बनाया गया है विमेन मिनिस्ट्री में, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। उस पोर्टल पर आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, जिसे शी बॉक्स कहा जा रहा है। इसके साथ साथ एक सबरीमला का भी इशू था, 2018 में ही आया था। इस इशू में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देखिए पुट्टास्वामी का जजमेंट, 2018 का नवतेज जौहर जजमेंट और सबरीमला का जजमेंट, इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता का पहलू सामने आ रहा था। यहां जजेस जजमेंट सिर्फ संविधान की भाषा के आधार पर नहीं दे रहे थे जो संविधान में लिखा है, लेकिन संविधान में जो नैतिकता है उसके आधार पर संविधान के प्रावधानों को व्यापक करके जजमेंट दे रहे थे, राइट। और इसी वजह से यूपीएससी में ऐसे की एग्जाम में 2018 या 2019 में ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर ही एक ऐसे निबंध लिखने के लिए पूछ दिया गया था, क्योंकि उस टाइम इतना डिबेट में चल रहा था इन्हीं जजमेंट्स की वजह से। तो सबरीमला में, केरला में एक केस आता है सबरीमला टेम्पल का, जिसमें एक एज की महिलाओं को उनकी इम्प्योरिटी के कारण की वजह से मंदिर में जाने से बाहर माना जाता है कि ये इस एज की महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं, इसलिए इम्प्योर होती है, इसलिए, और इनके जो लॉर्ड अयप्पा हैं टेम्पल के, वो एक ब्राह्मण है जिनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, इसलिए इस एज की महिलाओं को टेम्पल में एंट्री नहीं है, ये कहा गया। मुद्दा गया कोर्ट में। कोर्ट में ये भी बातें हुई कि ऐसे मंदिर भी है जहां से महिलाओं को जाने के लिए देते हैं, पुरुषों की एंट्री नहीं है, जहां पर देवियों की पूजा होती है बहुत बार, तो फिर तो पुरुषों को भी याचिकाएं दे देनी चाहिए, राइट। ये मुद्दा भी आया। बट यहां बात सिर्फ महिला या पुरुष की नहीं थी, यहां बात थी किस आधार पर रोका जा रहा है। तो यहां कहा गया कि एक विशेष उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुएटिंग कहा जा रहा है और इसलिए इन्हें इम्प्योर कहा जा रहा है, कि ये अपनी एज और अपनी विशेषताओं की वजह से इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, और इसके लिए लॉर्ड का, भगवान का जो ब्रह्मचर्य है वो टूट जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए इस मुद्दे को आर्टिकल 17 से जोड़ा गया, अस्पृष्टता से जोड़ा गया, कि यहां अस्पृष्टता प्रैक्टिस हो रही है। और आर्टिकल 17 में कहा गया है कि भारत में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, आर्टिकल 25 के अंदर यह भी प्रावधान है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों को, सारे वर्ग के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान खोले जाएं, इसके लिए सरकार कदम उठा सकती है, ताकि दलितों को, जिनको पहले अशुद्ध माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था, उनके लिए मंदिरों के रास्ते बंद ना हो, वो भी मंदिर में पूजा कर सके अपनी आस्था के हिसाब से। इन्हीं आर्टिकल्स को जो पहले दलित के लिए लाए गए, शुद्धता अशुद्धता के आधार पर इस मुद्दे से जोड़ा गया और यह कहा गया कि इसलिए यहां पर सबरीमला टेम्पल में विमेन का बैन होना गलत है। और इसको इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला 2018 में सही माना गया, इस लॉजिक को, और इसीलिए जजेस ने महिलाओं की एंट्री सबरीमला के अंदर अलाउ कर दी। हालांकि एक जो महिला जज थी, इनका डिसेंटिंग जजमेंट भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को ऐसे मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मुद्दे जरूरी नहीं है। अगर आपको एक टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही है तो आप दूसरे में चले जाओ, आप घर में पूजा कर लो। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग होते हैं, जहां क्राइम होता है, न्याय देना होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो देखनी होती है। तो एक डिसेंटिंग जजमेंट भी आया था। इसके साथ साथ एक मामला एडल्ट्री का भी आया। देखिए, के.एस. पुट्टास्वामी के साथ बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, क्योंकि के.एस. पुट्टास्वामी ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए बहुत सारे और जजमेंट्स के लिए। यह मुद्दा है जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार। मुद्दा है सेक्शन 497 का, जिसमें एडल्ट्री की बात की है। अगर आप विवाह में हैं, एक जोड़ा विवाह में है, लेकिन महिला विवाह के बाद, विवाह के अलावा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है, तो ऐसे केस में प्रावधान था
कि महिला जिस पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है उस पुरुष पर कार्रवाई चलाई जा सकती है। और इसको एक पुराने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था, वैध माना था कि हाँ ऐसा सही है। अब आप बताओ, अफेयर कौन चला रहा है? महिला। लेकिन महिला को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि महिला की खुद की कोई मर्जी नहीं है, उसको बाहर का कोई मेल आकर भड़का रहा है, उसको इंसाइट कर रहा है, जैसे महिला खुद तो अपनी स्वायत्तता रखती ही ना हो। बट अब तो सब बराबर है, महिला पुरुष। दैट्स वाई हमने क्या कहा कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने के जो प्रावधान है ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ है, क्योंकि 14 के हिसाब से, 15 के हिसाब से आप महिला पुरुष को बराबर नहीं मान रहे हो, यहां पर भेदभाव कर रहे हो, और 21 के हिसाब से जीवन जीने के अधिकार को छीन रहे हो। देखो यहां पर बात यह है कि अगर वैवाहिक जोड़ा में से कोई एक अगर बाहर किसी व्यक्ति के साथ अगर अफेयर रख रहा है तो वो उसकी चॉइस से रख रहा है ना, इसके ऊपर जेल का प्रावधान होना थोड़ा ज्यादा कड़ा माना गया। हाँ, इस आधार पर डिवोर्स मिल जाए, तलाक मिल जाए, वो बात ठीक है। इस आधार पर कोई पैसे का कंपेंसेशन मांग ले अपने पार्टनर से, वो भी ठीक है। यानी गैर आपराधिक कार्यवाही, सिविल प्रोसीडिंग चला दे, वो ठीक है। लेकिन पार्टनर ने अफेयर किया तो उसको जेल में डाल दो, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। यानी कि आपराधिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया आईपीसी के सेक्शन 497 को। और यह कहा गया कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है तो उस पार्टनर पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उस पर ना गैर आपराधिक कार्रवाई, सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमारे पास राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल से भी जुड़े हुए। ऐसा ही एक एसआर बोम्मई सरकार का जजमेंट है, एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार। मुद्दा क्या है? देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए बहुत बार सरकारें बदली गई। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, तो इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस रूल्ड जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी, यहां इन्होंने गवर्नर पलट दिए। फिर इंदिरा गांधी आई तो इन्होंने भी यही किया। मोरारजी देसाई वाली जो आपकी सरकार थी, सब जगह गवर्नर पलट दिए राज्यों में। जैसे ही विपक्ष की सरकार पावर में आती है तो राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है बहुत बार, है ना, कि ये कांग्रेस की सरकार है, हम तो बीजेपी वाले, या ये बीजेपी की सरकार है, हम तो कांग्रेस वाले, इनको हटा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे किसी भी आधार पर। तो ऐसे आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 356 सिर्फ एक डेड लेटर रहेगा, लेकिन अब बार बार इस डेड लेटर को रिवाइव किया जा रहा है ताकि अपनी राजनीति हम चमका सके। और यही कुछ 1990s में हुआ। बाबरी मस्जिद का इशू होता है, कांग्रेस बहुत सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स में आर्टिकल 356 लगा देती है, ये कहकर कि ये गवर्नमेंट्स सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रही है, पंथ निरपेक्षता को नहीं मान रही है। हालांकि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में प्रस्तावना में दी गई है 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद से, राइट। यानी ये सरकारें संविधान को ठीक से नहीं मान रही है, गैर संवैधानिक है। इसलिए संविधान की परिभाषा, संविधान की भाषा के हिसाब से जहां लिखा गया है कि अगर राज्य सरकारें संविधान के हिसाब से ना चलें तो राज्यपाल केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि अब ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, आर्टिकल 356 लगा दीजिए। तो आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 लगाया गया, मुद्दा गया कोर्ट में, और कोर्ट में यह मुद्दा गया कि सेक्युलरिज्म को अगर वायलेट किया जा रहा है, अगर पंथ निरपेक्षता को माना नहीं जा रहा है, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? कोर्ट यहां पर मूलभूत ढांचा सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये कहती है कि हाँ, सेक्युलरिज्म मूलभूत ढांचा सिद्धांत का हिस्सा है। सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और इसलिए अगर आपने इन आधार पर आर्टिकल 356 लगाया है तो वो ठीक है। लेकिन एसआर बोम्मई ने गाइडलाइंस दिए, निर्देश दिए, गाइडलाइंस दिए कि आप आर्टिकल 356 को जबरन नहीं लगा सकते, कुछ ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पर ही लगा सकते हो। जैसे अगर 356 लगाने के पहले पीछे कोई मटेरियल है
तो वो मटेरियल प्रासंगिक यानी कि रेलेवेंट होना चाहिए और ताकत का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद राज्यों में आर्टिकल 356 इस तरीके से जबरन मर्जी से लगना बंद हो गया। अभी लेटेस्ट जो आर्टिकल 356 का केस आया है वो मणिपुर का है, जहां बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, इसलिए आर्टिकल 356 लाया गया। एसआर मुंबई के साथ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का मामला भी एक प्रमुख मामला है, ठीक है, जो कि यहां नहीं लिखा गया है। आरक्षण का मामला बेसिकली इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1993 के आसपास आया, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, क्योंकि मंडल कमीशन 1979 में मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही। मंडल कमीशन यानी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट। इसको वीपी सिंह 1989 में वीपी सिंह ने अनाउंस किया कि मैं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करता हूं, जो कि 10 साल पहले मंडल कमीशन ने सुझाव दिए थे। वीपी सिंह ने अपने फायदे के लिए कि उनका वोटर बेस ओबीसी का था, सरकार गिरने वाली थी, फिर भी इनकी सरकार गिर गई। नरसिम्हा राव की सरकार आई, नरसिम्हा राव को प्रावधान पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है ओबीसी के लिए 27%, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% और आरक्षण लगाया जाएगा। अगर आप टोटल 10% रिजर्वेशन और मिला दो तो टोटल जितना रिजर्वेशन है भारत में वो 50% से ऊपर 60% तक लगभग आ जाएगा और भारत की 50% की लिमिट को क्रॉस कर देगा। हालांकि ये 50% की लिमिट MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बता चुकी थी 1970s में कि ये 50% की लिमिट पार नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मुद्दा जाता है कोर्ट में मंडल केस में। मंडल केस में कोर्ट ये बोलती है कि ठीक है ओबीसी के लिए हम 27% आरक्षण दे देते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को खारिज किया जाता है। क्यों? यह कहा जाता है कि आरक्षण ऐतिहासिक भेदभाव के आधार पर है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव इसमें शामिल है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इसलिए गरीब वर्गों को अलग से 10% आरक्षण नहीं मिलेगा सामान्य कैटेगरी के अंदर। इसके साथ साथ सामान्य कैटेगरी से ही जो वर्ग हैं उनके लिए, बाकी जो गरीब एससी से, एसटी से, ओबीसी से, उसको तो आरक्षण मिल ही रहा है ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी एक आयोग बिठाया जाए, यह बताया गया कि एक वैधानिक आयोग बिठाया जाए और इसके आधार पर एक आयोग रामनंदन आयोग बिठाया भी गया। और यह आयोग क्यों बिठाया जाए? ताकि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर में है यानी कि ओबीसी में भी समृद्ध परिवार से है, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि समृद्धता की वजह से वो अपने ऐतिहासिक भेदभाव को नकार चुका है। लेकिन जो व्यक्ति क्रीमी लेयर के नीचे आता है यानी एक सालाना आय के नीचे, संपत्ति के नीचे आ रहा है, एक विशेष वर्ग में आ रहा है, काफी वंचित है ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा है, ये व्यक्ति आज भी ऐतिहासिक भेदभाव से जूझ रहा है, इसलिए ओबीसी में इस व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए कौन है क्रीमी लेयर में कौन नहीं है, रामनंदन आयोग आया। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी हाल में आप 50% जो लिमिट है आरक्षण की कि 50% लोगों को ही आरक्षण मिलेगा अधिकतम, इसको क्रॉस नहीं कर सकते और इसके लिए कैरी फॉरवर्ड रूल खारिज कर दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब है अगर किसी संस्थान के लिए आरक्षित पोस्ट का नंबर, इनकी संख्या 100 है, अब मान लो 100 सीटें नहीं भरी, खाली 50 सीटें भरी, तब भी जो अगली 50 सीटें हैं वो खारिज नहीं होगी, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और अगले साल की 100 सीटों में जुड़ जाएंगी और 150 सीटें बन जाएंगी, है ना। और मान लो सामान्य कैटेगरी के लिए हर साल इस संस्थान में 110 सीटें हैं, तो अगले साल भी 110 सीटें सामान्य कैटेगरी के लिए और 150 सीटें आरक्षित कैटेगरी के लिए। इस हिसाब से आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी, इसलिए कैरी फॉरवर्ड रूल खारिज हो, ऐसा कहा गया, राइट। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह भी कहा कि यहां पदोन्नति में यानी प्रमोशंस में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी भी हाल में, किसी को भी। एक बार आरक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई ना, काफी है,
अब प्रमोशन अपने खुद के दम पर लीजिए। ये कोर्ट कह रही है ना। ये आपका मंडल केस था, इंदिरा साहनी केस, ऐसी की ऐसी ये 5 परिस्थितियां आपको रटी होनी चाहिए मुंह जबानी। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने हर इस चीज को खारिज किया। फाइनली आप देखेंगे ये जो पदोन्नति है इसमें आरक्षण लाने के लिए 77वें संवैधानिक संशोधन आया और 77वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 16 के अंदर 16(4) के अंदर क्लॉज 4A ऐड किया ताकि ये कह सके कि पदोन्नति में आरक्षण अलाउड है और ये भेदभाव के खिलाफ जो आर्टिकल है आर्टिकल 16 उसको नेगेट नहीं करेगा, उसको खारिज नहीं कर रहा है, राइट। उसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस तरीके से 16 क्लॉज 4A आ गया। ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड रूल को रोकने के लिए आप देखते हो 81वां संवैधानिक संशोधन आता है और जिसमें यह कहा जाता है कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और अगर इससे 50% की लिमिट क्रॉस भी हो रही है तो वो भी अलाउड है, राइट। रामनंदन आयोग जो था इसे फाइनली वैधानिक क्योंकि ये शुरुआत में वैधानिक आयोग था, धीरे धीरे इसी वैधानिक पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक मान्यता मिल गई। आर्टिकल 338B के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वैधानिक आपकी संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। ईडब्ल्यूएस के लिए जिस रिजर्वेशन को खारिज किया गया, सरकार अब उसके लिए 103वां संवैधानिक संशोधन ला चुकी है। आर्थिक वर्ग से विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण आ चुका है, राइट। तो ये डिबेट भी आपको ध्यान रखनी है। एसआर बोम्मई के साथ साथ ये जजमेंट साथ में डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि दोनों का साल लगभग एक ही था, इस वजह से तो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए। इसी के साथ साथ चुनावी सुधार में नोटा का जजमेंट आता है, नोटा केस 2013 का। इसमें बेसिकली ये आ रहा है कि आप ईवीएम देखिए 2014 से लोकसभा चुनाव हुए, जितने भी भारत में लोकसभा चुनाव के टाइम पर बूथ एस्टैब्लिश हुए, 2014 ऐसा साल था जब पहली बार लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में जितने ईवीएम लगे सारी वोटिंग ईवीएम के माध्यम से हुई। और 2013 के नोटा केस के जजमेंट के हिसाब से यह कहा गया कि जब भी ईवीएम में वोटिंग हो रही है तो एक बटन नन ऑफ द अबव यानी नोटा का रखो, है ना। तो 2014 में फिर नोटा का प्रावधान ऐसे 2013 के जजमेंट से आया। नन ऑफ द अबव यानी जितने उम्मीदवार हैं वोटिंग के लिए, अगर मुझे कोई भी पसंद ना आए तो नीचे एक नोटा का बटन हो, मैं उस नोटा के बटन को दबा दूं ताकि यह पता किया जा सके कि क्या ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हमारे लोकतंत्र में उम्मीदवारों से हताश है, निराश है, इसलिए क्या वोटिंग कम हो रही है। नोटा से बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल सकती है। तो राइट नॉट टू वोट को, कि मैं किसी को भी वोट ना करूं, इसको भी आर्टिकल 19(1)(a) यानी मेरे भाषा व अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा माना गया, राइट। इसी के साथ साथ लिली थॉमस जजमेंट भी आता है चुनाव से जुड़ा हुआ। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 8 में यहां कुछ प्रावधान है ना। सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4, इसमें प्रावधान ये दिया हुआ है कि अगर आपको जेल हो जाती है, राइट, आप राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार का हिस्सा है, लेकिन आपको कोई क्राइम करने की वजह से जेल हो गई, जिस जेल की जो अवधि है वो 2 साल से ज्यादा की सजा है ना, 2 साल से ज्यादा का आपको कारावास हो गया, तो ऐसे केस में प्रावधान था कि आपकी सीट से आपको अयोग्य कर दिया जाएगा क्योंकि आपने क्राइम किया, प्रूव हो गया, कोर्ट ने आपको सजा दे दी, राइट। तो आप वैसे भी ऑफिस को होल्ड करने के लायक नहीं हो, सांसद विधायक बनने के लायक नहीं हो। लेकिन यहां पर कोर्ट में स्टे का प्रावधान था, यानी 3 महीने का समय मिलता है जैसे ही सजा अनाउंस होती है, और इस 3 महीने के समय में आप अपील दायर कर सकते हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा दी तो आप हाई कोर्ट में अपील दे दो, हाई कोर्ट ने आपको सजा दी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दे दो। अब अपील से क्या होता है, देखो अपील से मामला रुक गया, जब तक अब ऊपर वाले कोर्ट में फैसला नहीं आ जाता तब तक दोबारा व्यक्ति पावर में बना रहेगा। और आपको पता है भारत के न्याय तंत्रों में तारीख पे तारीख का मामला है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में मामला जाएगा, 5-7 साल से पहले निपटेगा नहीं, तो विधायक फिर पावर में मजे ले रहा है, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर 5-7 साल लग जाएंगे तारीख आने में, है ना। बार बार कोर्ट की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी कि आज मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, आज मेरा कुत्ता मर गया, तो फिर आपके 5-7 साल लग जाएंगे तारीख आने में। और ऐसा बहुत सारे राजनेताओं के साथ देखा गया, खास तौर पर बिहार के और यूपी के वो इलाके जहां पर क्राइम्स काफी ज्यादा थे, जैसे पूर्वांचल के इलाके या बिहार के उत्तरी इलाके, नेपाल से सटे,
तो वहाँ ये सब, या फिर भागलपुर के इलाके वहाँ भी क्राइम्स हैं, तो वो सब देखा गया. सो दैट्स वाई हमने क्या यहाँ पर प्रावधान बनाया लिली थॉमस केस में, इस सब सेक्शन को हमने निर्देश के द्वारा ये कहा कि अब आपको एक बार कोर्ट ने सजा दे दी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, तो अब आप अपील करते रहो, लेकिन जिस दिन आपको सजा मिली है तब से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए. राइट? यानी अगर 2 साल से ज्यादा की अवधि की आपको सजा मिली है, तो जब से आपको यहां पर सजा मिली है तब से ही आपको विधायक या सांसद के पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आप हटा दिए जाओगे, है ना. सदस्यता से, सभा की सदस्यता से आप बाहर हो जाओगे. इसके साथ साथ राहुल गांधी के ऊपर भी आप देखोगे तो इस टाइप की अभी प्रोसीडिंग्स का मामला आ रहा था. एक फाइनल यहां पर मुद्दा है न्यायतंत्र की स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का और न्यायिक नियुक्तियों का. इसमें एसपी गुप्ता केस 1982 का सबसे पहला केस है, जिसमें आर्टिकल 24 में कंसल्टेशन शब्द के बारे में, यानी परामर्श शब्द के बारे में डिबेट हुआ. देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि आर्टिकल 24 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति सारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछकर राष्ट्रपति करते हैं, जैसा उनको जरूरी लगे, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, परामर्श करके लेते हैं. अब परामर्श का मतलब होता है कि बस आप कंसल्ट कर लो एक बार, कि हाँ मम्मी पापा बच्चे से कंसल्ट कर लेंगे रूम का कलर क्या होना चाहिए. बच्चा बोलता है ब्लैक, मम्मी पापा को लगेगा नहीं ब्लैक अच्छा नहीं है, पिंक कर देते, तो पिंक कलर करवा देंगे. यानी कंसल्टेशन के बावजूद डिसीजन तो लेने वाले के ऊपर है, डिसीजन तो राष्ट्रपति के ऊपर है. यानी न्यायिक नियुक्तियों में अंतिम निर्णय और ताकत तो केंद्र सरकार के पास थी. डॉक्टर अंबेडकर भी यही चाहते थे कि जजेस खुद जजेस को अपॉइंट ना करें. लेकिन एसपी गुप्ता केस में यह मुद्दा सामने गया कोर्ट में. क्यों? क्योंकि इसके पहले जो इंदिरा गांधी की सरकारें थी 1970s में, इंदिरा गांधी ने 2 बार ऐसा किया था कि सीनियर मोस्ट जजेस की जो प्रथा है कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, उस प्रथा को लांघकर दूसरे अपने फेवरेट जस्टिस को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया. तो ये मुद्दे न्यायिक नियुक्तियों के सामने गए एसपी गुप्ता केस में. तो पहली बार फर्स्ट जजेस केस में तो कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का, परामर्श का शब्द का मतलब सिर्फ परामर्श है. कंसल्टेशन का मतलब कंसेंसस यानी कि कॉन्करेंस नहीं है. यानी कि आप परामर्श ले रहे हो, सहमति नहीं ले रहे हो जजेस से. अगर सहमति ले रहे होते तो जजेस की बात मानना जरूरी है, जजेस जिस व्यक्ति को बोले उसी को नियुक्त करना जरूरी है. लेकिन क्योंकि कंसल्टेशन ले रहे हो तो सिर्फ परामर्श लोगे, इनकी राय मानना ना मानना सरकार के ऊपर है. लेकिन इसी बात को फिर नकारा गया सेकेंड जजेस केस में 1990s में, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, जिसमें यह कहा गया कि परामर्श का मतलब है सहमति, यानी कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस. यानी जजेस की बात को नियुक्तियों के लिए मानना पड़ेगा. और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को माना जाएगा, एक कलेजियम, एक समूह बनाया जाएगा. कलेजियम, कॉलेज का मतलब समूह होता है, यानी कि एक कलेजियम बनाएंगे 3 जजेस का, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे. और ये जजेस जैसा जैसा नियुक्तियों में सुझाव करेंगे वैसा वैसा राष्ट्रपति को यानी केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा. और ऐसे आर्टिकल 124, 217 की पूरी परिभाषा ही बदल दी. एक शब्द का मतलब बदल के पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया. अभी तक सरकार के ऊपर था किसको जज बनाए, अब जजेस ने खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली कि हमारे उत्तराधिकारी कौन होंगे. राइट? और इसी बात को फिर थर्ड जजेस केस में आगे बढ़ाया गया. इस जजेस केस में राष्ट्रपति ने इस समय 1997 से लेकर 2002 तक जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के लिए भेजा. देखिए आर्टिकल 143 में प्रावधान है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर एडवाइस ले सकता है ना. वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ज्यादातर केसेस में कि उस एडवाइस पर वो सरकार को सलाह देती है नहीं देती, और ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इस सलाह को मानती है नहीं मानती है. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का कोई मैटर नहीं होना चाहिए. तो यहां इसी तरीके से एडवाइस दी गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला,
सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि जो हमने सेकेंड जजेस केस में बोला था ये सही था, और जो कलेजियम है उसकी संख्या भी 3 जज से 5 जज की कर दी गई, राइट, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए 3 जजेस का कलेजियम, इसके अलावा राष्ट्रपति को फिर गवर्नर से, उस राज्य के राज्यपाल से भी पूछना पड़ेगा, राइट, और बाकी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति के लिए 5 जजेस का कलेजियम चाहिए रहेगा। सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगेगी तो सरकार इस बात को नकारने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश करेगी, और इसके आधार पर एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की कोशिश करेगी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग, जिसमें आधे व्यक्ति सरकार के और आधे व्यक्ति न्यायतंत्र के रखे जाएंगे, है ना। आधे व्यक्ति सरकार के यानी कि एक लॉ मिनिस्टर होंगे, एक कोई और आप देख ही सकते हो 2 और अदर ऐसे कुख्यात व्यक्तित्व होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, राइट। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई, ये लोग 2 और कुख्यात व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, और बाकी 3 और जजेस होंगे ऐसे कलेजियम में, 6 टोटल व्यक्ति होंगे। इस आधार पर सरकार ने बोलने की कोशिश की कि देखो हम एक बैलेंस संतुलन ला रहे हैं, ना आपकी ना हमारी न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग ही बिठा देते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट मूलभूत ढांचा सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये कहती है कि न्यायिक स्वतंत्रता मूलभूत ढांचा सिद्धांत का हिस्सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड दैट इज वाई, इसी वजह से इस 99 संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी को हम गैर संवैधानिक घोषित करके खारिज करते हैं, राइट। और इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन, वही नाम है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट का, राइट। तो यहाँ आपका पूरा जो जजमेंट्स का सीरीज है, लैंडमार्क जजमेंट्स का, इनका एक्सप्लेनेशन, ये सब आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी लंबा लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दीजिए, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी पूरा सुनिए, सारी कहानी आपको पॉलिटी की बहुत सारी इससे क्लियर हो जाएगी, और आप जजमेंट्स को कहीं भी मेंशन कर पाएंगे अगर इस एक वीडियो को आप अच्छे से बार बार समझ लेते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो बार बार देखिए, थोड़ा सा कहीं कहीं पर मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो आप उस चीज़ को थोड़ा स्लो डाउन करके लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। इसलिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, देखिए सरकारी दस्तावेज इंग्लिश में दिया हुआ था, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैंने सारे शब्द हिंदी में दोहराए हैं ताकि आप हिंदी में भी लिख सकें और इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें, और मतलब इससे आपको फ़ायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके लिए आगे और ऐसी काम की चीज़ें लाती रहूँगी समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।